हेलो टू ऑल आवर कम्युनिटी मेंबर्स। मिशन आईएएस पीसीएस में आपका स्वागत है। हम लोग गवर्नेंस के टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे और अब तक हम लोगों ने 30 पेजेस कंप्लीट कर लिए हैं। जल्द ही गवर्नेंस टॉपिक का भी निपटारा कर दिया जाएगा। देखो, हम लोग कॉपरेटिव्स के इश्यू को डिस्कस कर रहे थे और कॉपरेटिव्स क्या होते हैं इन सब के बारे में हमने जाना था। और कॉपरेटिव्स के क्या वीकनेसेस है, क्या स्ट्रेंथ है, किस प्रकार से वो डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है, इन सब के बारे में हमने जाना था। और एक बात जो इस मैगजीन में नहीं दी गई है, जो आपको प्रिपेयर कर लेनी है, वो है कि गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं टू इम्प्रूव कोऑपरेटिव कल्चर इन इंडिया। ये ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे रिसेंट में कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए होंगे तो आपको मैगजीन से कवर कर लेने हैं, या फिर इसी मैगजीन में आपको इंटरनेट से ढूंढ कर लिख लेना है, ताकि आपको पता रहे कि हाँ, गवर्नमेंट ने ये सब कुछ इनिशिएटिव्स लिए थे। बिकॉज इस मैगजीन में वो कंटेंट की कमी है, ठीक है। और ये जो लेटेस्ट जिसके बारे में मैंने आपको बात भी की थी, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनाया गया सेपरेट मिनिस्ट्री के रूप में, जो कोऑपरेटिव्स को प्रमोट करेगा, ठीक है। कोऑपरेटिव्स के वेलफेयर के लिए वर्क करेगा, किस प्रकार से फाइनेंशियल एड इन्हें पहुंचे, इस प्रकार की इनिशिएटिव्स या स्कीम्स भी लॉन्च कर सकते हैं। कोऑपरेटिव्स को ग्रास रूट लेवल पर प्रमोट करना, बिकॉज कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव्स अगर उसके बेसिक फिलोसफी में जाए तो ये मोबिलाइज करता है लोगों को, ठीक है। कि भाई साहब, कुछ लोग एक साथ आए और अपने कुछ एसेट्स या फिर पैसे एक्युमुलेट करें और एक प्रकार से कोई बिजनेस एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसे अमूल का एग्जांपल हमने लिया, ठीक है। किस प्रकार से जो मिल्क फार्मर्स थे, ठीक है, उनको इंटीग्रेट किया गया और अल्टीमेटली आज अमूल का कितना बड़ा सक्सेस आप देखते हो, चाहे वो प्रोडक्शन में हो, चाहे वो एक्सपोर्ट में हो। तो आज हमारे देश में मिल्क की कमी नहीं होती है। इट इज़ ऑल अबाउट कि हमने मोबिलाइज करके दिखाया जो भी मिल्क फार्मर्स हैं उनको एक साथ कोऑपरेटिव तरीके से, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। उसी प्रकार से कोऑपरेटिव्स डिफरेंट सेक्टर्स में भी हो सकते हैं। मैंने तो मिल्क सेक्टर की बात करी, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आप कोऑपरेटिव्स के हमें दे सकते हो। अगर एग्जांपल आपको याद आ रहा है तो प्लीज़ डू कमेंट अबाउट दैट एग्जांपल। तो इन सब के बारे में हमने चर्चा किया था। यहाँ तक तो हमारा कंप्लीट हो गया। कोऑपरेटिव्स का टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है, और बाकी ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, सोसाइटीज है, ट्रस्ट है, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग बस पता रहनी चाहिए कि सोसाइटीज और ट्रस्ट क्या होता है, इसका मतलब, इसके बीच क्या डिफरेंसेस हैं। साथ ही साथ हम वक़्फ़ के बारे में हम जानेंगे, रिलीजियस इंडोमेंट्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। और ये तो ऐसे आप देख सकते हो वक़्फ़ हो गया आपका, एंड उसके बाद ये टॉपिक आपका फिनिश होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कैसा लग रहा है आपको ये लेक्चर सीरीज, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अल्टीमेटली आप लोगों का प्रेम काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप शेयर करिए हमारे चैनल को अपने फ्रेंड सर्कल के बीच, ताकि आपके फ्रेंड्स भी बेनिफिट हो इन सब लेक्चर सीरीज से। बिकॉज मेंस के लिए कोई लेक्चर बना के नहीं देता, सभी लोग स्टोरी ही बताएंगे आपको, ठीक है, हैक ट्रिक्स बताएंगे, लेकिन मैं आपको टू द पॉइंट मेंस के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर करवा रहा हूं, और ऐसे में आपका कॉपरेशन काफ़ी अहम होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं सोसाइटीज से। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं सोसाइटीज की, तो ये भी एक प्रकार से आपका ग्रुप ऑफ पीपल ही है ना। यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल एक साथ आते हैं और ये कुछ बेसिक थीम को प्रमोट करते हैं, जैसे लिटरेचर देश में प्रमोट करना, या फिर फाइन आर्ट्स प्रमोट करना, साइंस कल्चर को प्रमोट करना, या फिर अदर थिंग्स जो आपके सेक्शन 20 ऑफ दिस एक्ट में मेंशनड हो, ठीक है। यानी कि लिमिटेड डायमेंशन है इनकी। लेकिन ध्यान रहे कि सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860 के तहत जो रेगुलेट करता है आपके सोसाइटीज को, मिनिमम 7 पीपल की ग्रुपिंग जरूरी है। जैसे आप देख सकते हो, ए सोसाइटी इज ए ग्रुप ऑफ 7 और मोर पीपल जो एक साथ आते हैं टू प्रमोट सर्टेन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स लाइक लिटरेचर, फाइन आर्ट्स, साइंस एंड अदर थिंग्स, ठीक है। एंड शुरुआत में हो सकता है इनके पास कोई एसेट ना हो, लेकिन धीरे धीरे ये एसेट्स को एक्यूमुलेट कर सकते हैं ओवर द टाइम। एंड वी हैव द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860 जो गवर्न करते हैं सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन को लेकर। और ये सब बेसिकली आपके नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन ही होते हैं,
ठीक है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ही होते हैं जनरली, तो ये ध्यान रखना है। एंड बाकी स्टेट भी अपने अपने लॉ बना सकते हैं फॉर द रेगुलेशन ऑफ सोसाइटीज एलोंग विथ सेंट्रल लेवल पर, तो आपका इंडियन सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट है ही है, ठीक है। और ये आप देखो कितना पुराना है, 1860 में ये आपका सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट आया था, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स आप सोसाइटीज के हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो अगर आपको याद हो तो। जैसे एक एग्जांपल है आपका टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल, ये आपका सोसाइटी के रूप में रजिस्टर्ड है अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे आप जब मैगजीन पढ़ोगे ना तो एग्जांपल में देखोगे कि हाँ इट इज़ रजिस्टर्ड एज ए सोसाइटी अंडर दिस एक्ट, तो इस प्रकार के एग्जांपल्स एक दो याद रखना है आपको, ठीक है, ताकि आप आंसर राइटिंग में यूज कर सको। चलो, होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक ऑफ सोसाइटीज का क्या मतलब होता है। अब चलते हैं हम ट्रस्ट के बारे में जानते हैं। आप ट्रस्ट के बारे में बताइए कि ट्रस्ट का मतलब क्या होता है। जब हम ट्रस्ट की बात करते हैं तो आपको गांधी जी के बारे में याद आता रहता होगा, गांधी जी का जो मॉडल रहा है ट्रस्टीशिप वाला, ठीक है। तो उसी प्रकार से जब हम बात करते हैं ट्रस्ट की, तो इसको आपको समझना पड़ेगा एक एग्जाम्पल से। वैसे ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन ही है, चलो हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, उसके पास काफी बड़ा लैंड है। अब वो चाहता है कि भाई साहब ये जो आपका लैंड है जो कि उसी का है, उस व्यक्ति का है, रमेश कह लेते हैं, ठीक है, उसी का है, और वो चाहता है कि इस पर बड़ा हॉस्पिटल बने जो सोशल वेलफेयर के लिए कार्य करे, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि हो सकता है वो कुछ व्यक्ति को बुलाए, ठीक है, जिसको हम सेकेंड पार्टी कहेंगे, और वो जो आपका रमेश है जो कि ऑनर है उस प्रॉपर्टी का, वो बोलेगा सेकेंड पार्टी को कि भाई साहब ये मेरे एसेट है, ये लैंड है, ये मैं आपको इम्पावर करता हूँ, ठीक है, आपको इसका ट्रस्टी बनाता हूँ कि आप इस लैंड पर हॉस्पिटल तैयार करिए, और ये जो हॉस्पिटल होगा लोगों के बेनिफिट के लिए काम करेगा, ठीक है। तो एक प्रकार से आप समझो फर्स्ट पार्टी आपका ऑनर हो गया, जो एसेट को ऑन किए हुए है उसको हम कहते हैं ट्रस्टर या फिर ऑथर। और जो सेकेंड पार्टी की हमने बात की, जिसको एक प्रकार से पावर दिया गया एसेट कंट्रोल करने का, मैनेज करने का, वो हो गया आपका ट्रस्टी, ठीक है। और जो अल्टीमेट बेनिफिट पाएगा वो हो गया आपका बेनिफिशियरी। तो ये है आपका ट्रस्टी मॉडल, ठीक है। होप यू अंडरस्टूड। और ये बहुत सारे आप ट्रस्ट इंडिया में सुनते रहते होंगे, ठीक है, जो एजुकेशन पर्पस के लिए हो सकते हैं, या फिर आपके हेल्थ केयर पर्पस के लिए हो सकते हैं, या फिर अदर सोशल वेलफेयर पर्पस के लिए हो सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और इसमें भी आपके दो टाइप हो सकते हैं, प्राइवेट ट्रस्ट हो सकता है या फिर आपका पब्लिक ट्रस्ट हो सकता है। प्राइवेट ट्रस्ट किसे कहेंगे, तो जब जो आपका ट्रस्ट है वो स्पेसिफिक पीपल को हेल्प करेगा उसको हम प्राइवेट ट्रस्ट कहेंगे। और अगर ये जो आपका बेनिफिट है जनरल पब्लिक या फिर पीपल एट लार्ज या फिर सोसाइटी एट लार्ज को बेनिफिट प्रोवाइड करेगा उसको हम पब्लिक ट्रस्ट कहेंगे। और ट्रस्ट को रेगुलेट करने के लिए वी हैव द एक्ट दैट इज योर इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882, और ये पहला लेजिस्लेशन था ट्रस्ट के ऊपर, ट्रस्ट के रेगुलेशन के ऊपर। और मेनली ये आपका प्राइवेट ट्रस्ट को रेगुलेट करने के पर्पज से था। तो होप आप ट्रस्ट के बेसिक फिलोसफी आइडियाज को आप समझ गए होंगे, ठीक है। जैसे मेरे पास बहुत सारी जमीन है, मैं नहीं चाहता कि मैं कोई एजुकेशनल पर्पस के लिए या फिर खुद से ही रेगुलेट करूँ कोई हॉस्पिटल या फिर एजुकेशनल बिल्डिंग तैयार कर दूँ, तो मैं क्या करूँगा, दूसरे को एक प्रकार से पावर दे दूंगा कि लीजिए भाई साहब आप इस पर कोई स्कूल बना दीजिए, हेल्थ केयर बना दीजिए और लोगों को बेनिफिट प्रोवाइड करिए, ठीक है। तो ये होता है आपका ट्रस्ट। होप यू अंडरस्टूड द डिफरेंसेस या फिर मीनिंग ऑफ द सोसाइटीज एंड द ट्रस्ट। अब कुछ डिफरेंसेस समझ लेते हैं, हालांकि इस मैगजीन में उतनी अच्छी पॉइंट डिफरेंसेस के बारे में नहीं दी गई है,
तो मैं आपको वेबसाइट पर लेके चलूँगा जहाँ पर हम डिफरेंसेस को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो पहली बात तो ये डिफरेंसेस होती है कि ये जो आपका सोसाइटीज है वो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत रजिस्टर्ड होता है, ठीक है। और जो आपका ट्रस्ट है वो आपका इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अंतर्गत गवर्न होता है। साथ ही साथ आप ये देखोगे कि जो सोसाइटी है वो मोर डेमोक्रेटिक बॉडी है, बिकॉज जो भी इसके मेंबर्स है उनके इक्वल से होते हैं, ठीक है, उनके मैनेजमेंट को लेकर। लेकिन ट्रस्ट की अगर हम बात करें तो बेसिकली जो पावर होता है ओवर द मैनेजमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल जिसको हम ट्रस्टीज कहते हैं उनके ही हाथ में होता है। और इन प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट तब तक रहेगा जब तक जो ऑनर है, जिसको हमने ऑथर कहा था, जिसको हमने ट्रस्टर कहा था, वो चाहे, ठीक है। बिकॉज अल्टीमेट ऑनर कौन है आपके ट्रस्ट प्रॉपर्टी का? वो है आपका ट्रस्टर, ठीक है। और जो ट्रस्टर है उन्होंने बेसिकली अधिकार दे रखा है ट्रस्टी को कि आप जो है हमारी प्रॉपर्टी को मैनेज करिए फॉर द वेलफेयर पर्पसेस, ठीक है। तो ये आपका दो बेसिक डिफरेंसेस हुआ। और एक डिफरेंसेस हम और डिस्कस करेंगे, वेबसाइट पर आपको लेकर चलते हैं, यहाँ पर आप देख लीजिए कि जब हम बात करते हैं ट्रस्ट की तो इट इज कंसिडर्ड टू बी द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। और जो ट्रस्ट है वो आपका एनजीओ के रूप में या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में रजिस्टर्ड होता है। लेकिन जब हम सोसाइटी की बात करते हैं तो एक प्रकार से कलेक्शन ऑफ पीपल जो एक साथ आते हैं हैविंग कॉमन ऑब्जेक्टिव्स, और ये चैरिटेबल पर्पस के लिए ही आपका कार्य करता है। और ये भी आपका नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में रजिस्टर किए जा सकते हैं। ये दूसरा डिफरेंस आपको याद रखना है कि ट्रस्ट आर रजिस्टर्ड अंडर इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882, और जो सोसाइटीज है इट इज रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। तीसरा डिफरेंस की बात करें तो जो आपका ट्रस्ट है इसको कोई मैंडेटरी प्रोविजंस नहीं है कि एनुअल कंप्लायंस पालन करने ही होंगे, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं सोसाइटी की तो सोसाइटी में जो आपके मैनेजिंग कमिटी होती हैं उसमें जो मेंबर्स होते हैं इनको जरूरी है कि जो भी नेम्स हैं इन कमिटी के मेंबर्स के, इनके जो ऑक्यूपेशंस हैं, इनके जो एड्रेस है वो आपका फाइल किया जाए टू द रजिस्ट्रार एनुअली, ठीक है। रजिस्ट्रार जो आपके सोसाइटीज को रजिस्टर करते हैं उन्हीं को कहा जाता है। और ध्यान रखना है ट्रस्ट की अगर हम बात करें तो देयर कैन बी मिनिमम 2 मेंबर्स इन ए ट्रस्ट, और जब हम बात करते हैं सोसाइटी की तो देयर कैन बी एटलीस्ट 7 मेंबर होनी ही चाहिए। कुछ एक्सेप्शंस हैं लेकिन आपको यही याद रखना है कि एटलीस्ट 7 मेंबर्स होने चाहिए। और जो ट्रस्ट डीड है वो आपका रूट डॉक्यूमेंट होता है जो ट्रस्ट को गवर्न करेगा एक प्रकार से। और जो आपके सोसाइटीज हैं उसके लिए आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं सोसाइटीज के मैनेजमेंट को लेकर। और साथ ही साथ जब हम ट्रस्ट की बात करते हैं तो जो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट ऑफ ट्रस्ट इसमें आपके ट्रस्टीज होते हैं, ये तो हमने बात की। और सोसाइटी के केस में देयर इज ए गवर्निंग बॉडी जिसमें कमिटीज, ट्रस्टीज, काउंसिल, डायरेक्टर्स, गवर्नर्स ये सब हो सकते हैं। साथ ही साथ ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो दोनों में लो ट्रांसपेरेंसी है जो कि एक वीकनेस है, ध्यान रखना है आपको। क्रिटिसिज्म अगर आएगा तो लिखना होगा आपको। और ये आप देख सकते हो जो ट्रस्ट है दे आर ऑल्सो कवर्ड अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 दोनों, ठीक है। यानी कि सोसाइटीज के इनकम भी टैक्सेसेबल होते हैं, हालांकि कुछ सर्टेन एक्सेप्शंस होते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमने आपका बेसिक डिफरेंसेस क्लियर कर दिया आपको। अब मूव करते हैं रिलीजियस इंडोमेंट्स के ऊपर। तो बेसिकली ये जो आपके रिलीजियस इंडोमेंट्स है, नाम से ही पता चल रहा है या फिर वक़्फ़ से, बेसिकली ये सब आपके रिलीजियस ट्रस्ट होते हैं और ये पार्टिकुलर रिलीजियस पर्पजेस के लिए इस्टेब्लिश किए जाते हैं। जैसे हिंदूज़ के वेलफेयर या फिर मुस्लिम्स के वेलफेयर या फिर चैरिटीज पर्पज़ के लिए ये सब इस्टेब्लिश किए जाते हैं, ठीक है। लेकिन अनलाइक पब्लिक ट्रस्ट इनको रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। और ये जो आपके रिलीजियस इंडोमेंट्स हैं ये क्रिएट होते हैं, क्रिएट किए जाते हैं जब कोई प्रॉपर्टी है, एसेट है, वो डेडिकेट किए जाते हैं रिलीजियस पर्पसेस के लिए, ठीक है। एंड जो आपके रिलीजियस इंडोमेंट एक्ट है 1863, ये बेसिकली प्राइवेट इंडोमेंट
को रेगुलेट करने के लिए लाया गया था। ठीक है, और ध्यान रखें जो प्रॉपर्टी इंडोमेंट के अंतर्गत दी गई थी वो बेसिकली ट्रस्टी या फिर ट्रस्टीज के निगरानी में रखा जाता है। ठीक है, और अगर हम बात करें कुछ सर्टेन इन्फॉर्मेशन की, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है वैसे, क्योंकि इससे कोई क्वेश्चन आपका पूछा नहीं जाएगा। बस एक ध्यान रखना है कि हाँ रिलीजियस इंडोमेंट्स होते हैं, इसके बेसिक मीनिंग क्या होते हैं, ताकि आप क्लियर रहो। ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो मुझे भी काफ़ी डीपली पढ़ना पड़ता, इसलिए मैंने इसको हल्के से ओवरव्यू, बस आपको पता होनी चाहिए, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, और अगर हम बात करें ये सब जो रिलीजियस इंडोमेंट्स ये सब कहाँ से निकल कर आते हैं, तो आपको ही पता है ना, संविधान में जो आपका आर्टिकल 25 से लेकर 28 है। ठीक है, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम प्रोवाइड करता है। जैसे आर्टिकल 26 की बात करें तो इसमें साफ साफ बोला गया है, इंडियन सिटीजन्स हैव द फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। बट जाहिर सी बात है, इसका मतलब ये नहीं कि जो जो ऐसा चाहे वो कर सकता है। देर इज ए सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी एंड हेल्थ, एज वेल एज जो भी रिलीजियस डोमिनेशंस हैं, रिलीजियस डोमिनेशंस यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ही मान लो। ठीक है, उनको अधिकार है टू क्रिएट एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस, अलोंग विद वो अपने अफेयर्स को मैनेज कर सकते हैं इन द मैटर्स ऑफ रिलीजन, अलोंग विद टू ओन एंड ऑब्टेन मूवेबल एज वेल एज इमूवेबल प्रॉपर्टी। जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी में आपके लैंड हो जाते हैं। ठीक है, एज वेल एज एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। तो एक तो ओन एंड एक्वायर कर सकते हैं, साथ ही साथ उन प्रॉपर्टीज को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो यहाँ से इनको पावर मिलती है एक प्रकार से रिलीजियस प्रॉपर्टी को रेगुलेट करने के लिए। ठीक है, तो होप यू अंडरस्टूड। अब चलते हैं वक़्फ़ के बारे में जानते हैं। तो बेसिकली वक़्फ़ शब्द आप सुने होंगे जब आपने मेडावल इंडिया में पढ़ा होगा कुछ कीवर्ड्स। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं वक़्फ़ की, तो सिंपली मीन्स चैरिटी, यानी कि जो मुस्लिम्स होते हैं, लेट्स से कि कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट करते हैं टू द गॉड, चाहे वो आपका मूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, टेंजिबल या फिर इनटेंजिबल एसेट्स ही क्यों ना हो, विद द इंटेंशंस कि ये जो हम गिफ्ट कर रहे हैं वो गरीब लोगों को बेनिफिट करेगा, तो एक प्रकार से इसे वक़्फ़ नाम दिया जाता है। ठीक है, और इसको रेगुलेट करने के लिए वी हैव द वक़्फ़ एक्ट ऑफ 1995, जो एक प्रकार से 3 लाख वक़्फ़्स को एडमिनिस्टर करता है, बिकॉज इट इज़ नथिंग बट ए प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इनको रेगुलेट करने के लिए वक़्फ़ एक्ट 1995 है। और ये बात भी होती है कि जो स्टेट है ना, हर स्टेट में आपके वक़्फ़ बोर्ड मिलेंगे, और ये एपेक्स बॉडी है, टॉप लेवल बॉडी है, जो इस एक्ट के मैनेजमेंट के लिए वर्क करते हैं। ठीक है, एंड जो आपके वक़्फ़ बोर्ड होते हैं वो क्वासी जुडिशियल बॉडी होते हैं, और इनके पास पावर होता है कि अगर लेट से कि कोई चैरिटी रिलेटेड कन्फ्लिक्ट आ गई या फिर वक़्फ़ रिलेटेड कन्फ्लिक्ट आ गई तो उसको रिजॉल्व करना। एंड नेशनल लेवल पर वी हैव द सेंट्रल वक़्फ़ काउंसिल, जो कंसल्टेटिव बॉडी के रूप में कार्य करती है। और 2013 में वक़्फ़ एक्ट को रिवाइज किया गया था। ठीक है, सो दैट इम्प्रूव किया जा सके, स्ट्रीमलाइन किया जा सके वक़्फ़ के जो ऑपरेशंस हैं उनको, जो भी वेरियस वक़्फ़ इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ऑपरेशंस को और अच्छे से इम्प्रूव किया जा सके, स्ट्रीमलाइन किया जा सके। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चेंज हुआ था कि जो वक़्फ़ है उसको रीडिफाइन किया गया टू अलाउ नॉन मुस्लिम्स की वो भी वक़्फ़ इस्टेब्लिश कर सकते हैं। एंड वी हैव द सेंट्रल वक़्फ़ काउंसिल, और इनको पावर दी गई कि वो डायरेक्टिव्स इशू कर सकते हैं टू द वेरियस स्टेट वक़्फ़ बोर्ड्स रिगार्डिंग द सेंससेस, या फिर रेवेन्यू रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन करनी है, या फिर अगर इंक्रोचमेंट होता है वक़्फ़ एसेट्स का तो कैसे डील करना है। साथ ही साथ एनुअल रिपोर्ट एंड एनुअल ऑडिट रिपोर्ट भी मांगा जा सकता है स्टेट वक़्फ़ बोर्ड से। एंड लेट्स से कि कोई डिस्प्यूट आ गई फ्रॉम ए सेंट्रल वक़्फ़ काउंसिल, यानी कि जो आपका सेंट्रल वक़्फ़ काउंसिल है उन्होंने कुछ ऑर्डर दिया, फैसले सुनाए, अब पता चला उस फैसले से डिस्प्यूट हो गई। अब बार बार सुनते होगे ना, जुडिशरी में ये चीज़ें होती है, जैसे एक कोर्ट ने फैसला दिया
और वो आपको ना माना गया तो चैलेंज कर दिया गया हायर कोर्ट में। उसी प्रकार से लेट्स से कि कोई डिस्प्यूट निकल कर आया फ्रॉम ए सेंट्रल वक्फ बोर्ड ऑर्डर, तो उसको रिफर किए जाएंगे बोर्ड ऑफ एजुकेशन, जो कि बनाया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और इसको प्रिसाइड कौन करेगा, तो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज या फिर रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, और भी बहुत सारे इसमें प्रोविजंस है, बट नो नीड टू रिमेंबर। बेसिक ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से आपका ये एंडोमेंट्स, उसके रेगुलेशंस, अगर कोई डिस्प्यूट हो तो कैसे उसको मैनेज किया जाएगा। तो होप आप अंडरस्टैंड कर लिए होंगे, बस इतना जानना जरूरी है। ट्रस्ट और जो आपके सोसाइटीज है उसके बीच आपको डिफरेंस समझ में आ गई होगी। एंड जो कंक्लूजन है, तो कंक्लूजन लिख सकते हो, याद रखना है जो कोऑपरेटिव से, कोऑपरेटिव मतलब क्या, ग्रुप ऑफ पीपल एक साथ आते हैं और अल्टीमेटली पार्टिकुलर इंटरेस्ट को प्रमोट करते हैं। तो ये जो आपके कोऑपरेटिव सब है ना, डेमोक्रेसी के लिए काफी एसेंशियल है ना। स्पिरिट ऑफ कलेक्टिविज्म को रिप्रेजेंट करता है कि हम लोग कलेक्टिवली एक साथ आ रहे हैं और कॉमन गोल को अचीव कर रहे हैं। और जब हम कहते हैं ना एक साथ आना, तो एकता में ताकत होती है, ये तो आपको ही पता है। तो बेसिकली कोई बिजनेस ये स्टार्ट करना है तो कोऑपरेटिव्स कुछ ग्रुप्स मिलकर आ गए और अल्टीमेटली उन्होंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। या फिर यूं कह सकते हो कि ग्रुप फार्मिंग जिसको कहते हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन आपने सुना भी होगा। ठीक है, तो इससे रूरल डेवलपमेंट तो होगा ही होगा, साथ ही साथ इकोनॉमिक सिक्योरिटी बढ़ेगी पर्सन्स की, साथ ही साथ इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रमोट होगा, वुमेन एम्पावरमेंट होगा। बहुत सारे बेनिफिट आपके कोऑपरेटिव्स या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स या फिर सोसाइटी से एसोसिएटेड होते हैं। साथ ही साथ सोशल वेलफेयर तो होगा ही होगा। ठीक है, तो होप यू अंडरस्टूड। और ये आपका चैप्टर यहीं समाप्त होता है और हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे, दैट इज गवर्नेंस। ठीक है, लेट्स मूव टू द टॉपिक गुड गवर्नेंस। अब गुड गवर्नेंस को समझने से पहले गवर्नेंस का मतलब जानना जरूरी है। तो जब हम बात करते हैं गवर्नेंस की, तो इट सिंपली मींस डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। अब कितनी आसानी से, कितनी ट्रांसपेरेंट तरीके से सर्विसेज की डिलीवरी हो जाती है, उसको हम गवर्नेंस कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, आप कोई आईएएस की कोचिंग ज्वाइन करते लेट से। अब उस आईएएस की कोचिंग में कोई टाइम नहीं है कि टीचर्स कब आ रहे हैं या फिर क्या पढ़ाना है या फिर कब तक आपके सिलेबस कंप्लीट होंगे, कुछ भी अता पता नहीं है। तो आप बताओ, क्या आप उस कोचिंग में जाना चाहोगे? क्या उस कोचिंग से सक्सेस रेट बन पाएगी? क्या सिटीजन के नज़रों में वो जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो अपना प्रेजेंस बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। डिलीवरी ऑफ सर्विसेज वीक हो जाएगी, परफॉर्मेंस वीक हो जाएगा, ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी, अकाउंटेबिलिटी नहीं रहेगी। तो ये सब कहीं ना कहीं गुड गवर्नेंस के अगेंस्ट हो जाएगा। तो गुड गवर्नेंस तभी आएंगे जहां पर ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी है, टाइमली मैनर में सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर दी जाए, तब आपके गुड गवर्नेंस प्रमोट होते हैं। अब ये जो गवर्नेंस है ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट के लेवल पर ये प्रमोट की जाती है। कोई भी कंपनी ले लो, बिजनेसेस ले लो, ऑर्गेनाइजेशन ले लो, वहां पर भी गवर्नेंस होती है। बिकॉज गवर्नेंस इज द बेसिक पिलर जिसके माध्यम से सर्विसेज को अच्छे तरीके से डिलीवर किया जाएगा, परफॉर्मेंस इनहेंस किया जाएगा और सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए आगे बढ़ा जाएगा। ठीक है, होप ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप समझ गए होंगे। तो बेसिकली इंट्रोडक्शन में कहा जाता है कि महात्मा गांधी ने राम राज्य की कंसेप्ट की विचारधारा रखी इंडिया के लिए। अब बहुत सारे पीपल राम राज्य को डिफरेंट सेंस से ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जो राम राज्य की बात कही गई है वो बेसिकली ऐसा देश जहां पर गुड गवर्नेंस मौजूद हो। गुड गवर्नेंस यानी कि जो भी आपके लोग रह रहे हैं, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, सब इक्विटेबल हो, सभी को इक्विटेबल सर्विसेज प्रदान हो। जैसे कोई बीमार है तो गरीब भी है तो उसका भी आसानी से इलाज हो सके, उसको 5-5 घंटे 10-10 घंटे इंतजार ना करना पड़े। कोई अगर एजुकेशन नहीं हासिल कर पा रहा है ड्यू टू द फाइनेंशियल वीकनेस और अदर पर्पसेस, तो वो भी एजुकेशन हासिल कर सके गुड क्वालिटी का। ये सब आपके प्रिंसिपल्स होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो गांधी जी ने जो राम राज्य की कल्पना की थी, इसका मकसद वही था कि वेलफेयर स्टेट, और वेलफेयर स्टेट में हमेशा सोशल वेलफेयर प्रायोरिटी रखेगी, यानी कि लोगों का हित जो है वो प्रायर होगा और जो डाउन ट्रोडन है उनकी अपलिफ्टमेंट की जाएगी। बिकॉज जो अच्छे व्यक्ति हैं या फिर जो अच्छे इकोनॉमिकली गुड है,
वो तो चलो ठीक ही है, लेकिन जो डाउन ट्रोडन है, जो गरीब है, उनका अपलिफ्टमेंट होना जरूरी है। तो गांधी जी ने इस प्रकार से राम राज्य की कल्पना रखी थी, ठीक है। और गांधी जी ने यह भी कहा था कि जो वॉइसेस ऑफ पीपल है, यानी कि लोगों की आवाज, वो ज्यादा ताकत रखती है टू रिजॉल्व एन इश्यू, जो आपके वायलेंस भी कभी उन इश्यू को सक्सेसफुल नहीं करवा सकते इन रिजॉल्विंग दैट। कहने का मतलब, जैसे गांधी जी से बेस्ट एग्जांपल क्या होगा, गांधी जी ने मास पार्टिसिपेशन के माध्यम से आजादी हम लोगों को दिलाई। तो कहीं ना कहीं जो वॉइसेस ऑफ पीपल है, उसमें काफी ज्यादा ताकत होती है। और अगर हम चले थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में, तो जो आपका ब्रिटिश कॉलोनी जब इंडिया था, तो उस समय जो आपका गवर्नमेंट था वो आपके कंट्रोलर एंड रूलर होते थे, यानी कि जो मन चाहे वो लॉ पास करवा देना, ठीक है। कोई राइट्स नहीं होना, कोई वेलफेयर की बात नहीं होना। लेकिन अब जब भारत देश आजाद हुआ, तो वो एक प्रकार से जो गवर्नमेंट है वो कोऑर्डिनेटर एंड प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। कि किस प्रकार से हम हॉस्पिटल सर्विसेज या फिर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर आपके बैंक सर्विसेज या फिर आपके हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर सके सिटीजन्स को, ताकि सिटीजन्स का वेलफेयर हो ओवरऑल, ठीक है। एलोंग विथ जो आपका प्राइमरी पर्पस होता है गवर्नेंस का, वो हमने आपको बता ही दिया है, वेलफेयर ऑफ द सिटीजन्स, ठीक है। और एक तरफ जो गवर्नेंस का एस्पेक्ट है, वो है कि किस प्रकार से हम लीगल राइट्स ऑफ ऑल सिटीजन, जैसे फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट्स हमें दी गई है, ठीक है। अब पता चला कि कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है, अब वो अपनी ड्यूटी निभा ही नहीं रहा है, ठीक है। कोई अथॉरिटी है वो अपनी ड्यूटी निभा ही नहीं रहा है, और जनता की जो फंडामेंटल राइट्स है उसका हनन हो रहा है। तो ऐसे में क्या होगा कि जो आपके गुड गवर्नेंस है या फिर गवर्नेंस है, अगर अच्छी रही, तो लीगल राइट्स प्रोटेक्ट की जाएगी, फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट की जाएंगी, तुरंत जुडिशरी एक्ट करेगा, ठीक है। या फिर कोई ऐसे लेजिस्लेटिव लॉ की जरूरत है जो कहीं ना कहीं जो किसी ग्रेव इश्यू को डील करेगा, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोटेक्टिंग द इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो ऐसे में लेजिस्लेचर एक्ट कर सकते हैं। तो ये सब भी आपके गुड गवर्नेंस के एग्जांपल हो सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ ये भी महत्वपूर्ण है, इंश्योरिंग द इक्विटेबल एक्सेस टू पब्लिक सर्विसेज एंड बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ टू ऑल। कि जो भी आपके इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, जीडीपी चाहे 4 गुना हो जाए, 5 गुना हो जाए, लेकिन जब तक ये बेनिफिट हर एक लोगों को, हर एक तबके के लोगों को नहीं मिलेगी, तब तक हम कहेंगे कि जो भारत में गवर्नेंस है वो वीक हो है। यानी कि गुड गवर्नेंस का मतलब ये है कि जो भी आपके बेनिफिट्स हैं वो इक्विटेबली सभी को मिले, ठीक है। चाहे वो पुअर ही क्यों ना हो, डाउन ट्रोडन ही क्यों ना हो। एंड इसके लिए जाहिर सी बात है कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत है विद इन द गवर्नमेंट, साथ ही साथ अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है अबाउट द गवर्नेंस अमंग द सिटीजन। बहुत सारे लोग आरटीआई एक्ट के बारे में नहीं जानते हैं, किस प्रकार से आरटीआई फाइल करना है, अगर इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट नहीं दे रही है तो किस प्रकार से उन इन्फॉर्मेशन को एसेस करना है, ठीक है, कैसे अकाउंटेबल ठहराना है, गवर्नमेंट को नहीं पता है ना। कोई ग्रीवेंस इश्यू आ गई तो किस प्रकार से उस ग्रीवेंस को रिड्रेस करना है, मैकेनिज्म नहीं पता। तो इस प्रकार से अवेयरनेस नहीं होने के कारण जो सिटीजन है वो अपने राइट को एक्सेस नहीं कर पाती और बहुत सारी दिक्कतों का सामना होता है। तो इन्हीं सब कमियों को दूर करना ही कहीं ना कहीं गुड गवर्नेंस का एम होता है, फिलोसफी होती है, विजन होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ गवर्नेंस। अब गवर्नेंस में एक बात ये भी ध्यान रखना है, जैसे आपका आजकल ई गवर्नेंस आ गया है। अब गवर्नेंस में तो चलो ठीक है, डिलीवर्ड सर्विसेज होती है, लेकिन ई गवर्नेंस में क्या होगा, जब हम सर्विसेज डिलीवर कर देते हैं ऑनलाइन माध्यम से, डिजिटल माध्यम से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन के इस्तेमाल करके, तो जाहिर सी बात है इससे क्या होगी, सबसे पहली बात तो अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी आएगी, साथ ही साथ वाइडर रीचेबिलिटी होगी, यानी कि ये जो आपके सर्विसेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कम समय में पहुंच सकते हैं। अब आप देख ही लो, बहुत सारे स्टेट में आप देखते होंगे कि अगर आपको कास्ट सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है तो डिजिटली आप अवेल कर सकते हो, है ना। तो कितनी आसानी से बिना फिजिकली ब्रांच विजिट किए हुए आप बर्थ सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट बना सकते हो। तो ये भी गुड गवर्नेंस का ही एग्जाम्पल है, ठीक है, कि आपको टाइमली सर्विसेज मिल जाते हैं, ठीक है, जो पहले नहीं हुआ करती थी, बिकॉज पहले आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हुआ करता था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ई गवर्नेंस ने भी गुड गवर्नेंस को प्रमोट करने में काफी बड़ा रोल निभाया है, दैट नीड्स टू बी अंडरस्टैंड।
तो अगर हम बात करें डेफिनेशन ऑफ गवर्नेंस, तो वही बात है, आप डेफिनेशन लिख सकते हो, क्योंकि डेफिनेशन तो याद रखना होगा। याद रखिए, जब आपका क्वेश्चन ई गवर्नेंस पर आता है तो डेफिनेशन आपको ई गवर्नेंस के लिखने हैं। अगर आपका क्वेश्चन गुड गवर्नेंस पर आता है तो आपको डेफिनेशन गुड गवर्नेंस पर लिखने हैं। अगर क्वेश्चन गवर्नेंस पर आता है तो डेफिनेशन आपको गवर्नेंस पर लिखने, बिकॉज आपके पास काफी कम स्पेस होता है, तो आप जो है डाइवर्ट नहीं हो सकते अपने मेन मुद्दे से, इसलिए ये ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अगर हम बात करें डेफिनेशन ऑफ गवर्नेंस की, तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम 1997 ये गवर्नेंस को डिफाइन करता है कि भाई साहब, इट इज ए टूल टू एक्सरसाइज इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी टू मैनेज कंट्रीज अफेयर्स एट ऑल द लेवल। कि एक प्रकार से जो आपका गवर्नेंस वो टूल है कि किस प्रकार से जो आपके अथॉरिटी है, चाहे वो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जो भी गवर्नमेंट एक्सरसाइज करती है, वो आसानी से जो भी देश के अफेयर्स है उसको मैनेज कर सके। और इसमें आपके मैकेनिज्म होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं और प्रोसेस होते हैं। जाहिर सी बात है, गवर्नेंस जो भी आपके डिलीवर करेंगे उसके लिए इंस्टीट्यूशंस तो होंगी ना, संस्थाएं होंगी, जैसे आपका जुडिशरी है, ठीक है। तो वो देखेंगे कि जो संविधान के लॉज हैं, ठीक है, प्रोविजन से वो सही से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो ये सब भी बात है। तो ये इंस्टीट्यूशन का रोल आ गया, साथ ही साथ मैकेनिज्म है। और अगर हम बात करें गवर्नेंस और गवर्नमेंट के बीच क्या रिलेशन है, तो आप बताओ गवर्नमेंट किसे कहते हैं? गवर्नमेंट एक अथॉरिटी है, ठीक है, जिसके पास पावर होती है, सॉवरेन पावर होती है कि नहीं? लेकिन गवर्नेंस की बात करें तो एक टूल होता है जिसके माध्यम से हम सर्विसेज डिलीवरी कर सकते हैं आसानी से। तो ये एक डिफरेंस हो गया आपका गवर्नमेंट और गवर्नेंस के बीच, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हो, गवर्नेंस इज द प्रोसेस वेयर बाय वेरियस एक्टर्स जो वर्क करते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। गवर्नमेंट एक बॉडी है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी है कि वो बाइंडिंग डिसीजंस कर सके, जैसे रूल्स, लॉज बनाना, रेगुलेशंस बनाना विद इन देयर डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है। जो गवर्नेंस है इज द वे रूल्स, नॉर्म्स, एक्शंस को स्ट्रक्चर किए जाते हैं, सस्टेन, रेगुलेट या फिर अकाउंटेबल ठहराया जाता है। यानी कि यूँ कह सकते हो कि गवर्नेंस इज ए मैकेनिज्म जिसके माध्यम से हम अपने जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस उसको बेटर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या फिर जो भी ऑफिशियल्स है उसको अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं अगर उन्होंने अपने ड्यूटी नहीं की है तो, ठीक है। तो इससे क्या होगा? इससे जो आपकी लोगों की जो आशाएं हैं, ट्रस्ट है, वो बढ़ेगा गवर्नमेंट के बीच में, और ट्रस्ट बढ़ेगा मतलब डेमोक्रेसी और ज़्यादा स्ट्रेंथन होगा, ठीक है। तो ये बात है। अगर हम बात करें ब्रॉडर एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस की, अगर हम बात करें एस्पेक्ट्स, एस्पेक्ट्स यानी कि डायमेंशन ऑफ गवर्नेंस, तो पहली बात तो ये कि गवर्नेंस के माध्यम से हम पावर एंड अथॉरिटी एक्सरसाइज करते हैं, जैसे गवर्नमेंट की ही बात कर लो या फिर कोई बिजनेसेस हैं, ठीक है। अब उस कंपनी के भी तो अपने गवर्नेंस होते हैं ना, तो वो बेसिकली गवर्नेंस के माध्यम से पावर अथॉरिटी एक्सरसाइज करता है, ठीक है। तो ये बातें हैं। साथ ही साथ देख लो गवर्नमेंट्स एबिलिटी एंड कैपेसिटी टू इफेक्टिवली फुलफिल इट्स मैंडेट। अब जनता ने गवर्नमेंट को चुना है किस लिए? तो लोगों के वेलफेयर के लिए। तो गवर्नेंस के माध्यम से, गुड गवर्नेंस के माध्यम से वो लोगों तक वेलफेयर पहुंचा सकता है। जैसे पीडीएस सिस्टम की बात कर ले, है ना, या फिर आपका राशन डिलीवरी, या फिर कोविड-19 के दौरान किस प्रकार से हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की गई, वैक्सीन डिलीवरी प्रोवाइड की गई, आपने देखा होगा, है ना। तो एक प्रकार से गवर्नेंस के माध्यम से जो गवर्नमेंट की एबिलिटी होती है एंड कैपेसिटी टू इफेक्टिवली फुलफिल इट्स मैंडेट, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि गवर्नेंस में आप एक चीज़ ध्यान रखना कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस है, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, ह्यूज पॉपुलेशन है, ठीक है, और लिमिटेड रिसोर्सेस है। जाहिर सी बात है, अब हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस है तो इसको ऐसा तो नहीं कि जैसे मन तैसे खर्च कर दिया जाए। जैसे हमारे पास मिनरल रिजर्व है, या फिर हमारे पास लैंड रिसोर्सेस है, नहीं, एग्रीकल्चर लैंड है। अब एग्रीकल्चर लैंड है लेट से, अब ऐसा तो ये नहीं कि इस पर जो चाहे उसकी खेती हो जाए। अब जाहिर सी बात है उसकी खेती ज़्यादा हो जो फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करे। तो एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि किस प्रकार से आपका गुड गवर्नेंस जो है लिमिटेड रिसोर्सेज से मैक्सिमम आउटपुट ला सकता है, ठीक है। यानी कि गुड गवर्नेंस विल डेफिनेटली हेल्प टू मैनेज द रिसोर्सेज इफिशिएंटली, ठीक है। और जहां पर रिसोर्स इफिशिएंटली मेंटेन्ड होंगे वहां पर
यूं कह सकते हो कि वाइडर रीचेबिलिटी, एसेसिबिलिटी ऑफ बेनिफिट देखने को मिलेगी। ठीक है, जैसे हमारे देश में आज हम देखो इतने भास्ट अमाउंट में फूड प्रोड्यूस कर पाते हैं, तभी तो हम पीडीएस के माध्यम से उसको डिलीवर कर सकते हैं पुअर सेक्शंस को, और पुअर सेक्शंस के नीड को फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब बातें हैं। अब बात करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी आप कोई टॉपिक पर हो, है ना, इश्यू पर हो, तो स्टेक होल्डर्स ढूंढने का कोशिश करो। तो गवर्नेंस में कौन कौन स्टेक होल्डर होते हैं? एक तो स्टेट होता है, ठीक है, बिकॉज स्टेट इज द ऑथोरिटी, और स्टेट के अंतर्गत आपके वेरियस गवर्नमेंट ऑर्गन्स, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, जुडिशरी हो, एग्जीक्यूटिव हो, ये सभी गवर्नेंस को अच्छे से इम्प्लीमेंट करने में अहम योगदान रखते हैं। ठीक है, एंड अलॉन्ग विथ वैरायटी ऑफ फैक्टर जैसे इलेक्टिव ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव, ब्यूरोक्रेसी, ये सब भी शामिल होते हैं। दूसरा है आपका मार्केट। ठीक है, मार्केट में आपके बहुत ऑर्गेनाइज्ड एंड इनफॉर्मल प्राइवेट सेक्टर्स भी हो सकते हैं। तीसरा आपका सिविल सोसाइटी, ठीक है, जिसमें आपके एनजीओज, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस, ये सब भी है। तो कहीं ना कहीं इन तीनों का रोल होता है गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए, है ना। स्टेट का तो रोल होता ही होता है, बिकॉज स्टेट की ड्यूटी है कि किस प्रकार से वेलफेयर स्टेट को प्रमोट करना है, किस प्रकार से जो आम जनता है, ठीक है, उनको वो बेसिक सुविधाएं प्राप्त करवाई जाए, ठीक है, जो वो अफोर्ड नहीं कर सकते, जैसे हेल्थ सुविधा, एजुकेशन सुविधा। तो ये सब बातें हैं। साथ ही साथ सिविल सोसाइटी क्या कर सकती है, लेट्स से कि कोई पब्लिक अथॉरिटी है, वो अपनी सर्विसेज सही से नहीं दे रही है, तो आप देखते हो मीडिया में हाईलाइट होता है वो इश्यू, ठीक है, या फिर आपके एनजीओज हैं, ये सब भी कभी कभी मुद्दे हाईलाइट करते हैं। तो ये सब बातें निकल कर आती हैं। तो ये हमने डिस्कस किया यहाँ तक स्टेक होल्डर्स ऑफ गवर्नेंस। अब चलते हैं गुड गवर्नेंस। अब गवर्नेंस के बारे में तो हमने जान लिया, अब गुड गवर्नेंस क्या होता है? तो भाई साहब, गुड गवर्नेंस इज ए टूल वेयर जो पावर है वो एक्सरसाइज की जाती है इन सच ए वे कि इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट हो सके देश के इकोनॉमिक एंड सोशल रिसोर्सेज का। गुड गवर्नेंस में हमेशा याद रखना है इफेक्टिव एंड एफिशिएंट होना जरूरी है, बिकॉज गवर्नेंस तो हर जगह पर होगी, हर देश में गवर्नेंस होगा, लेकिन गुड गवर्नेंस वहीं पर होगा जहां पर हम इफेक्टिव एंड एफिशिएंट तरीके से जो भी हमारे इकोनॉमिक एंड सोशल रिसोर्सेज है उसको हम मैनेज कर पाते हैं। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे रिसोर्सेस डिफरेंट देशों के पास है, लेकिन वो रिसोर्सेस को क्या वो सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो वहाँ गुड गवर्नेंस की कमी है। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे देश में करप्शन का इश्यू होगा, बहुत सारे देशों में मिसमैनेजमेंट का इश्यू होगा, तो वहाँ पर गुड गवर्नेंस नहीं होंगी। ठीक है, वीक गुड गवर्नेंस होगा। ठीक है, तो ये बातें हैं। तो जैसे मैंने आपको कोचिंग के एग्जाम्पल बताए थे ना, उससे आप रिलेट कर सकते हो, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो। ठीक है, अब कंपनी ही ले लो। अब कंपनी में पता चला कि कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, कोई वेजेस रूल्स नहीं है, ठीक है, क्या प्रोड्यूस हो रहा है उसके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेजर ही नहीं किए जाते हैं, तो कभी भी वो कंपनी सही से नहीं चल पाएगी, है ना। ये सब बात निकल कर आती है। और डेफिनेशन लिखना है तो मैंने तो डेफिनेशन आपको बता ही दिया है, वैसे आप देख लेना यहाँ पर। बेसिकली क्या होता है ना, कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखकर अगर आप डेफिनेशन देते हो तो वो अच्छा लगता है, लेकिन मैंने सिंपल सेंस में आपको गुड गवर्नेंस के बारे में बताया है। अब कोर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है गुड गवर्नेंस के? तो पहली बात तो ये अच्छे से याद रखना है कि यूएनडीपी ने 8 कोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड गवर्नेंस की बात करी है। 8 कोर कैरेक्टरिस्टिक्स में से पहली बात ये है कि पार्टिसिपेशन होना जरूरी है, यानी कि पीपल्स पार्टिसिपेशन डिसीजन मेकिंग में, एग्जीक्यूशन में, ताकि वाइडर पर्सपेक्टिव बने। ठीक है, पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस हो। जैसे माई गवर्न पोर्टल आपने भी सुना होगा, आपने भी कभी रेस्पॉन्स दर्ज किए होंगे माई गॉव पोर्टल पर। ये इनोवेटिव प्लेटफॉर्म है, और यहाँ पर क्या होता है, सिटीजन से राय मांगी जाती है। ठीक है, साथ ही साथ जो भी राय दिए जाते हैं सिटीजन के द्वारा, वो दूसरे सिटीजन पढ़ते हैं उसको, ठीक है, समझते हैं, और जो भी राय होती है उसको डिसीजन मेकिंग में इम्प्लीमेंट भी किया जाता है। ये भी आपने देखा होगा, है कि नहीं है? तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेशन है कि पार्टिसिपेशन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट फीचर है गुड गवर्नेंस का। अलोंग विथ कंसेंसस ओरिएंटेड, यानी कि जो भी डिसीजन लिए जाए वो आपका कंसेंसस के आधार पर हो। ऐसा ना हो कि भाई साहब कि हम जो है मेजोरिटी कंसेंसस को इग्नोर कर रहे हैं, और कुछ ही गिनी चुने व्यक्ति, जैसे 10 में से 2 व्यक्ति अगर उस बात को सहमत है और उसको हमने इम्प्लीमेंट कर दिया,
तो इसका मतलब क्या, वी आर अगेंस्ट द कंसेंसस। कंसेंसस तब होता है जब हम मेजोरिटी कंसेंसस की तरफ जाते हैं, यानी कि 10 में से लेट से 5 या 6 ने भी सहमति दी तो इसका मतलब कंसेंसस है। बिकॉज कंसेंसस मीन्स वाइडर एक्सेप्टेबिलिटी, तो हो सकता है उस पर विरोध ना होगा कभी, ठीक है, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हुई होगी उस इश्यू के बारे में, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल दिया जाता है कि जो आपका डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर किया गया, ग्राम सभा को एम्पावर किया गया डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, या फिर सोशल ऑडिटिंग प्रोविजंस लाए गए। सोशल ऑडिटिंग मतलब समझते हो, जनता से ही पूछा जाएगा कि जो बेनिफिट्स या सर्विसेज आपको हम दे रहे हैं तो क्या वो आपको लाभ पहुंचाया नहीं पहुंचाया। तो एक प्रकार से हमने सिटीजन को एम्पावर कर दिया ना, कि हाँ आप हमें बताइए, ठीक है। अगर नहीं आपको लाभ मिला है तो जाहिर सी बात है एक्शन लिया जाएगा उनके खिलाफ जिन्होंने बेनिफिट्स आपको नहीं दी। समझ में आया आपको। तो इस प्रकार से गुड गवर्नेंस आपका कंसेंसस ओरिएंटेड होता है। लेकिन ग्राम सभा के कुछ अपने प्रॉब्लम्स हैं। ग्राम सभा की बात करें, जैसे आपका पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, चलो हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे, वैसे भी ये टॉपिक आगे पढ़ना ही है, ठीक है। जैसे पीआरआई में 29 फंक्शंस एलोकेटेड किए गए, लेकिन क्या सभी फंक्शंस इंजॉय करते हैं पीआरआईज? नहीं इंजॉय करते हैं। पहली सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि फाइनेंशियल पावर लिमिटेड है, तो ये भी कहीं ना कहीं गुड गवर्नेंस को लिमिट करता है, ठीक है। बिकॉज पावर नहीं होंगे तो फिर कैसे वो सर्विसेज को इम्प्लीमेंट कर सकेगा, डिसीजन को इम्प्लीमेंट कर सकेगा। और नेक्स्ट फीचर इज जो रूल ऑफ लॉ, ये तो हर जगह चाहे गवर्नेंस हो, गुड गवर्नेंस हो, ठीक है। रूल ऑफ लॉ नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है आपको भी पता है क्या क्या इशू निकल कर आ सकती है। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी होनी जरूरी है, यानी कि जो भी गवर्नमेंट एक्शन लेती है, ठीक है, जैसे टेंडर पास किया गया या फिर बिडिंग के लिए आपका प्रोविजंस लाया गया, तो न्यूज़पेपर सब में जो आप देखते हो प्रिंटेड रहता है ना, पूरे टर्म्स एंड कंडीशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रिंटेड होती है। तो उससे क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी प्रमोट होता है, और ट्रांसपेरेंसी से क्लियरिटी आती है कि हाँ, कि गवर्नमेंट जो है इस प्रकार के कंट्रैक्टर्स को ढूंढ रही है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, करप्शन सब कम हो सकेगी। एंड ये भी बात है, ट्रांसपेरेंसी मतलब इंफॉर्मेशन इज रियडली अवेलेबल इन इजिली रीडेबल फॉर्मेट। आजकल बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स या फिर मिनिस्ट्री के वेबसाइट जाकर देख लो तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्लियरली मिल जाएंगे, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट एक्शंस ले रही है डिफरेंट इश्यूज के ऊपर। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा तो आरटीआई फाइल कर दो, इन्फॉर्मेशन ले लो, है ना। तो इससे क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी प्रमोट होती है। नेक्स्ट इज योर अकाउंटेबिलिटी। तो गुड गवर्नेंस में अकाउंटेबिलिटी का अहम रोल होता है। अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या, जो भी हमने एक्शन लिया है, ठीक है, या फिर सर्विसेज प्रोवाइड की है, डिसीजंस लिया है, उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। और जब हम जिम्मेदारी अपने आप पर लेते हैं तो हम डिसीजन सही तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं, रिस्पॉन्सिबल तरीके से, कॉन्शियस तरीके से डिसीजन इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। और अकाउंटेबिलिटी जो है 4 एलिमेंट से बना है, जिसमें एक तो अकाउंटेबिलिटी खुद है, उसके बाद पेनल्टी है कि अगर आपने सही डिसीजन नहीं लिया तो पेनल्टी भी हो सकती है, ठीक है, इसलिए आप कॉन्शियस डिसीजन लीजिए। साथ ही साथ रिकोर्स एंड सिस्टम रिफॉर्म। एग्जाम्पल दिया जाता है अकाउंटेबिलिटी का, आरटीआई एक्ट आया था, इसने कहीं ना कहीं पब्लिक ऑफिशियल्स की अकाउंटेबिलिटी को इम्प्रूव किया। साथ ही साथ सिटीजन चार्टर भी कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी ऑफ द ऑफिशियल्स को फिक्स करता है। ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स लाई गई हैं। ई गवर्नेंस आपको भी पता है ना, डिलीवरी सर्विसेज वाया डिजिटल मीन। तो इसने कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी को और ज़्यादा तीव्र किया है, बिकॉज जो भी आपको सर्विसेज लेने हैं आप डिजिटली ले सकते हो। और डिजिटल का मतलब ये हुआ कि पता है कि हाँ ये सब सर्विसेज उपलब्ध है और उतने टाइम में आपको सर्विसेज मिल जाएंगी, है ना। तो ये सब बात है। उसके बाद रेस्पॉन्सिवनेस होना जरूरी है। ऐसा ना कि वैसे हमने कोई रिक्वेस्ट की इन्फॉर्मेशन लेने की या फिर सर्टिफिकेट बनवाने की और 400 साल बाद वो बनकर आ रहा है, तो फायर साहब रेस्पॉन्सिवनेस नहीं है ना। तो ये रेस्पॉन्सिवनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गुड गवर्नेंस, कहने का मतलब ये है। उसके बाद इफेक्टिव एंड एफिशिएंट होना जरूरी है, ठीक है। इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यानी कि कम रिसोर्सेज में आप बेटर आउटपुट निकाल सकते हो, ठीक है। किस प्रकार से इनोवेटिव तरीके इस्तेमाल करके आप बेटर सर्विस डिलीवरी कर सकते हो। जैसे अगर हम बात करें यूपीआई की ही बात कर लो, तो आप देख सकते हो कितनी आसानी से पेमेंट की जा सकती है शॉप्स में। तो ये सब क्या है, आपका एफिशिएंसी को रिफ्लेक्ट करता है कि आपको कोई कार्ड निकालने की जरूरत नहीं, कार्ड स्वैप करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट पे करो, स्कैन करो, ठीक है। अलॉन्ग विथ अगर हम इन्वायरमेंट सेक्शन को लिंक करें तो गुड गवर्नेंस ये भी देखेगा कि फेयर यूज हो नेचुरल रिसोर्सेज का, एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ना रहे। तो इससे क्या होगा, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन भी होगा।
उसके बाद इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव होना ज़रूरी है, यानी कि कोई भी आपके स्कीम्स लाए जाएं, है ना, तो इट शुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ग्रुप्स, स्पेशली जो मोस्ट वेलनरेबल हैं, ठीक है, ताकि इनका वेलफेयर हो सके, ये भी आपका लेवल प्लेइंग फील्ड में आ सके। नहीं तो आपको ही पता है, इंडिया की बात करें, इंडिया के पॉपुलेशन की बात करें, तो काफ़ी ज़्यादा डिस्पैरिटी है, इनकम डिस्पैरिटी है, जेंडर डिस्पैरिटी है, ठीक है, प्रॉपर्टी डिस्पैरिटी है, ये सब आप देखते होगे, एसेट डिस्पैरिटी है, ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद अगर हम बात करें फीचर्स ऑफ गुड गवर्नेंस, तो फीचर ऑफ गुड गवर्नेंस की अगर हम बात करें तो पहली बात तो ये कि गुड बिजनेस इन्वायरमेंट हो। गुड बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब ये कि जैसे आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आपने पढ़ा होगा, वर्ल्ड बैंक जो रिलीज करता है, अब तो बंद हो गया है, उसमें 10 इंडिकेटर्स थे, है ना, उस 10 इंडिकेटर्स में अच्छे परफॉर्म करो तो इसका मतलब क्या है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छा है। तो गुड बिजनेस इन्वायरमेंट होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि कोई बिजनेस सेटअप करने आया, पता चला 1000 साल लग गया उसको परमिशन लेने में, तो जाहिर सी बात है, इट इज अगेंस्ट द गुड बिजनेस इन्वायरमेंट। अलॉन्ग विद जो 10 इंडिकेटर्स की बात हमने बात कही, है ना, आपको ध्यान रखना है अगर एग्जाम में आ गया कि किस प्रकार से हम जो है बिजनेस या फिर मैन्युफैक्चरिंग को भारत में प्रमोट कर सकते हैं, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के जो 10 इंडिकेटर्स हैं ना, उसको छाप दीजिएगा, तो आपका काम बन जाएगा। उसके बाद, है ना, गुड गवर्नेंस हमेशा इनइक्वलिटी को कम करने की बात करेगा। इनइक्वलिटी चाहे वो इनकम हो, चाहे जेंडर हो, ठीक है, जो भी है। उसके बाद टोटल फ्रीडम ऑफ स्पीच, चाहे वो फ्रीडम ऑफ रिलीजन हो, फ्रीडम ऑफ वर्क हो, ठीक है, तो ये प्रमोट हो। साथ ही साथ मोर कंसेशंस टू सिटीजन्स एंड फ्री फ्रॉम बाइसनेस अलॉन्ग विद गुड बिजनेस इन्वायरमेंट, ये तो हमने देखा। साथ ही साथ सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज है, यानी कि जो सर्विसेज लाई जा रही है गवर्नमेंट की तरफ वो सिटीजन सेंट्रिक हो, या फिर कोई बिजनेसेस भी आपका सर्विस लाता है तो वो सिटीजन सेंट्रिक हो, सिटीजन के वेलफेयर को प्रमोट करे, ठीक है। और भी फीचर्स आप देख लीजिए, गुड एजुकेशन फैसिलिटीज ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट हैव ग्रेटर एम्प्लॉयबिलिटी, यानी कि लेट से कि अब एजुकेशन सिस्टम को ही ले लो। एजुकेशन सिस्टम अगर गवर्नमेंट की बात करें तो क्वालिटी कंस्ट्रेंट कितनी ज़्यादा दिक्कत है। अगर क्वालिटी इंप्रूव हो जाए, साथ ही साथ प्रेजेंस इन एवरी रीजन्स हो जाए, तो जाहिर सी बात है इससे आपका एक तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ ही साथ एम्प्लॉयबिलिटी भी बढ़ेगी, बिकॉज बेटर स्किल, बेटर नॉलेज और इन सब की रिक्वायरमेंट तो देश और दुनिया भर में है ही है। साथ ही साथ बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होना चाहिए। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो फुलफिल हो, जैसे रोड, ब्रिजेज, पावर, टेलीकॉम, एयरपोर्ट, ये सब बेसिक नीड्स है, ये नहीं रहेंगी तो बिजनेसेस नहीं बन पाएगा, ना ही आपका प्रोडक्ट डिलीवर हो सकेगा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। तो बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, ये पिलर याद रखना, है ना। रोड, ब्रिजेस, पावर, टेलीकॉम, एयरपोर्ट, इरिगेशन, ये सब बेसिक नीड्स है, ट्रांसपोर्ट, ठीक है। विदाउट ऑल दीज जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज का साइकिल है वो दौड़ेगा नहीं, ठीक है। साथ ही साथ पब्लिक सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, पीसफुल लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है। पीसफुल सोसाइटी होनी भी ज़रूरी है, नहीं तो पता चला लड़ाई झगड़े ही हो रहे हैं बार बार। साथ ही साथ इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी होनी चाहिए, जो भी गवर्नमेंट या फिर उसके जो स्टाफ्स हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा। हालांकि आप गूगल पर सर्च करना, ठीक है, और वहाँ पर लिखना फीचर्स ऑफ गुड गवर्नेंस और इमेज पर टिक करना, तो आपको पॉइंटर्स के रूप में मिल जाएंगे, उसको सेव कर देना, आराम से आपका काम चल जाएगा, है ना। फीचर्स ऑफ गुड गवर्नेंस यूपीएससी डाल देना, तो आपको पॉइंटर के रूप में वो फीचर्स मिल जाएंगे, उसको रट लेना, हो गया आपका काम, ठीक है। लेकिन बैरियर है, बैरियर टू गुड गवर्नेंस, बैरियर टू गुड गवर्नेंस, इसी कारण आपको करप्शंस या फिर अकाउंटेबिलिटी की कमी या फिर प्रॉपर बिजनेस इन्वायरमेंट का ना डेवलप होना, है ना, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स होना, ये सब चीज़ें आपको सामान्य तरीके से देखने को मिल जाती होगी, ठीक है। जैसे एक बड़ा इश्यू आता है क्या कि भाई साहब लॉ बना तो दिए गए हैं, काफ़ी अच्छे मॉडर्नाइज्ड लॉ हैं, लेकिन बात आती है इम्प्लीमेंटेशन की, तो उसमें हम पीछे आ जाते हैं, पीछे अटक जाते हैं, ठीक है। तो ये सब कहीं ना कहीं गवर्नेंस के अगेंस्ट है, गुड गवर्नेंस के अगेंस्ट है, गुड गवर्नेंस के लिए बैरियर्स हैं, ठीक है। तो वही बात की गई है, वाइल द लॉ ऑफ द लेजिस्लेचर, वो हो सकता है काफ़ी अच्छा हो, काफ़ी बढ़िया बढ़िया पोजीशन दी गई हो, प्रोविजंस दी गई हो, लेकिन अगर इम्प्लीमेंट सही से नहीं हो रहा है तो लाख बढ़िया प्रोविजंस हो, वो कोई सिग्निफिकेंस नहीं रखता है, ठीक है। और अल्टीमेटली ये जो आपका इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन है वो आपका रोड ब्लॉक के रूप में काम करता है, रुकावट के रूप में काम करता है
टुवर्ड्स अचीविंग सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, 2-3 कीवर्ड याद रखना, सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज, सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये बड़े बड़े भारी भरकम शब्द यूज करोगे ना तो मजा आएगा आपको आंसर राइटिंग करने में। साथ ही साथ जो आपका सेकंड एआरसी यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, आपको पता है समय टू समय गठित किए जाते हैं और वो अपने रिकमेंडेशन देते हैं। तो उन्होंने बेसिकली उनका जो रिपोर्ट है सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन द हार्ट ऑफ गवर्नेंस, उसमें कुछ बैरियर्स को आइडेंटिफाई किया है। तो उसी बैरियर्स को हम चिपका देना है यहाँ पर। जैसे आपका लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी है, बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एक्शन तो करते हैं लेकिन उस एक्शन अगर गलत हो जाए, ठीक है, सही ना हो, तो उसकी जिम्मेदारी भी फिक्स नहीं होती है। जैसे ये जो न्यूज़ में चल रहा है, जो आपका गुजरात में पुल हादसा हुआ जिसके कारण 140 के आसपास लोग की मृत्यु हो गई, आप समझिए कि कितनी दुखद घटना है। तो कहीं ना कहीं आपकी अकाउंटेबिलिटी की इशू नज़र आ रही है। उसके बाद रेड टेपिज्म की बात कर लो। रेड टेपिज्म मतलब यूँ कहो कि इतना ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस ब्यूरोक्रेसी या ब्यूरोक्रेट्स पालन करने लगते हैं कि वो आपके इनोवेटिव डिसीजंस लेने से कतराते हैं, क्योंकि उनको डर लगने लगता है कि भाई साहब अगर हम रूल्स एंड रेगुलेशन से थोड़ा सा भी बियॉन्ड जाएंगे तो हो सकता है हमारे खिलाफ लीगल एक्शन ले लिया जाए या फिर हमारे डिसीजंस गलत हो जाए। ठीक है, यानी कि इसके कारण आपका नॉन रिस्क टेकिंग एटीट्यूड काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है सिविल सर्वेंट्स में, और जो कहीं ना कहीं एक बात कह सकते हो कि पॉलिसी पैरालिसिस का कारण बन रहा है। बिकॉज पॉलिसी इंप्लीमेंट करना है, अब हर जगह तो एक ही तरीके से पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं होगी, तो कहीं कहीं हमें इनोवेटिव तरीके भी इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे बहुत सारे इनोवेटिव तरीके कोविड-19 के दौरान आपने देखा होगा, ठीक है, टू आइडेंटिफाई द इन्फेक्शियस केसेस, तो इस प्रकार से इनोवेटिव तरीके अपनाने की ज़रूरत है। लेकिन बिकॉज ऑफ द रेड टेपिज्म, जो ब्यूरोक्रेट से वो इनोवेशन करने से कतराते हैं, इनोवेटिव डिसीजंस लेने से कतराते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि जिम्मेदारी अकाउंटेबिलिटी हमें पर ही आ जाएगी। ठीक है, ये बात निकल कर आती है। अलॉन्ग विथ लो लेवल्स ऑफ अवेयरनेस ऑफ द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स के, अब बहुत सारे सिटीजन्स को आरटीआई के बारे में तो पता ही नहीं है। आरटीआई छोड़ो, अब लिटरेसी ही नहीं है। ठीक है, अब पता ही नहीं है कि कंप्यूटर कैसे ऑपरेट करना है या फिर मोबाइल कैसे ऑपरेट करना है, तो फिर आरटीआई क्या फाइल करेंगे ऑनलाइन, है ना। ये सब बात है। तो these all issues prevent citizens from holding the government officials accountable। ठीक है, और इसी चीज़ को सुधारने के लिए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है वो आपका विजिलेंस अवेयरनेस वीक ऑब्जर्व करता है ड्यूरिंग द वीक ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल बर्थडे, जैसे अक्टूबर 31। ठीक है, साथ ही साथ इनइफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज एंड रूल्स। अब इससे बड़ी चुनौती क्या हो सकती है कि लॉज एंड रूल्स मौजूद है लेकिन इनइफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन है, चाहे स्टाफ शॉर्टेज हो, चाहे वो आपका स्टाफ की ट्रेनिंग सही नहीं हो, चाहे वो रिस्क नहीं लेना चाहता हो, जो भी बात हो। जैसे आप देख लो, आपका आरटीआई एक्ट आया, ठीक है, अभी भी आपका मोर देन 2.2 लाख केसेस पेंडिंग है सेंट्रल एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के ऊपर। ठीक है, जो कि आपका फाइनल कोर्ट्स ऑफ अपील होता है अंडर द ट्रांसपेरेंसी लॉ। यानी कि लेट से कि किसी ने आरटीआई फाइल किया और वो नाखुश है ना, विथ दैट इंफॉर्मेशन, और पता चला कि क्लियरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है पीआईओ, है ना, तो फिर सेंट्रल या फिर स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन पर जा सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ कंटिन्यू विद आर्चिक लॉज, यानी कि आर्चिक लॉज मतलब सदियों पुराने लॉज को अभी भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जबकि हम काफ़ी ज़्यादा आगे आ गए हैं। अलॉन्ग विथ लिमिटेड डिजिटाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसेज। अब लिमिटेड डिजिटाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज के कारण क्या हुआ, ई गवर्नेंस फैसिलिटी हर जगह मौजूद नहीं हो रही है। अब भले ही हो सकता है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, जो भी हो, लेकिन ई गवर्नेंस कहीं ना कहीं अगर हर जगह मौजूद नहीं हो रही है या फिर हर गवर्नमेंट ऑफिस में नहीं हो रही है, तो इससे क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी वीक हो जाती है। बिकॉज आज आप क्या करते हो कि जैसे ट्विटर हो गया, लेट्स से एग्जांपल देते हैं, वो तो आपका कोई ई गवर्नेंस पोर्टल नहीं है, लेकिन अगर कोई इश्यू रेज होनी है, हाईलाइट होनी है, तो ट्विटर पर ट्रेंडिंग करवा दिया जाता है, गवर्नमेंट का नज़र हाईलाइट होता है उस पर, तो गवर्नमेंट एक्शन लेती है कि नहीं लेती है, लेती है। तो ये सब बातें। उसके बाद चेंज इन द माइंडसेट करना पड़ेगा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को कि वो जो है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी बरते। ठीक है, वाइल डीलिंग विद द इश्यूज। ये बातें हैं, हमने ये देखा। उसके बाद हम चलते हैं इंडिया सेंट्रीपिटल स्ट्रक्चर इम्पीडिंग द गवर्नेंस। हाँ, अभी यहाँ पर हम देखते हैं, एक तो आपका
PRI यानी कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन तो चलो देश में ला दिया गया 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से, लेकिन क्या इसको जो पावर मिलनी चाहिए थी मिली? नहीं मिली। कैसे नहीं मिली? बिकॉज PRI में आपने पढ़ा होगा शेड्यूल 11 शेड्यूल 12, ठीक है, मतलब PRI के लिए तो शेड्यूल 11 है आई थिंक। इसमें आपके 29 फंक्शंस दिए गए। क्या ये 29 फंक्शंस PRI को दी गई है? नहीं दी गई है। सबसे बड़ी इश्यू तो यही आती है कि फाइनेंसिंग की प्रॉब्लम, यानी कि फाइनेंसिस के पावर ही नहीं दी गई है, रेवेन्यू कलेक्शन के पावर ही बहुत सारे PRI को दी नहीं गई है, म्यूनिसिपैलिटीज को दी नहीं गई है। तो ये एम्पावर्ड कैसे होंगे, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कैसे होंगे? और जब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होंगे तो ऑटोनोमस डिसीजन कैसे ले सकेंगे, गुड गवर्नेंस कैपेसिटी कैसे बिल्ड कर सकेंगे? ठीक है, तो ये सब बातें। साथ ही साथ आप ये भी देखते होंगे लैक ऑफ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में जैसे बार बार इश्यू आती है कि जो आपका पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग दी जाती है इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। आज भी जो है आप ये इश्यू को सुनते रहते होगे, ठीक है। एलोंग विथ ये सब इश्यू निकल कर आती है कि वोट खरीदे जाते हैं पैसे देकर, ठीक है। तो ये सब इश्यू काफ़ी ज़्यादा दिक्कत करने वाली है, जो डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है, जाहिर सी बात है, बिकॉज इस प्रकार के इश्यूज से डेमोक्रेसी डायरेक्टली प्रभावित होती है, ठीक है। उसके बाद इंस्टीट्यूशंस आर सब्जेक्ट टू डैमेज एंड इरोजन। जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, अब पता चला कि उसमें आपका ऑफिसर्स का ट्रांसफ़र कर दिया जाता है ना, विदाउट ए डेफिनेट टाइम फ्रेम। एंड जो आपके CBI है, CBC है, ठीक है, जो उनको एक्शन डिलीवर करने चाहिए वो कहीं ना कहीं नहीं डिलीवर कर पाते हैं, ठीक है। तो ये तो इश्यू भी हाईलाइट हुई थी इन सब के बारे में। साथ ही साथ इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द जुडिशियल सिस्टम, तो ये सब भी आपके इश्यू हैं। उसके बाद हम चलते हैं नेसेसरी प्री कंडीशन ऑफ गुड गवर्नेंस। तो क्या प्री कंडीशन है? पहली बात तो साउंड लीगल सिस्टम। साउंड लीगल सिस्टम यानी कि जो भी आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस लाए गए हैं डिफरेंट इश्यूज को लेकर, उसका बढ़िया से रोबस्ट तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो, ठीक है, कि अगर उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को वायलेट किया जाए तो उसका एक्शन लिया जाए टाइमली मैनर में। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म एफिशिएंट होने चाहिए, सो दैट जो लॉज हैं वो करेक्टली टाइमली इफिशिएंटली इम्प्लीमेंट हो, along with policies that are effective and competent होने चाहिए टू मैनेज रिसोर्सेज एंड इंस्टीट्यूशंस। यानी कि जो भी पॉलिसीज बनाया जाए वो इसमें उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी और कम्पिटेंसी होनी चाहिए कि वो ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इंस्टीट्यूशंस को अच्छे तरीके से मैनेज कर सके। अलॉन्ग विथ डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, ट्रांसपेरेंसीज, ये सब तो होनी चाहिए। ये सब प्रिंसिपल है। डेलीगेशन यानी कि क्या? कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, है ना, वाइडर कंसल्टेशन। उसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि पावर जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट करो। ट्रांसपेरेंसी यानी कि जो भी गवर्नमेंट एक्शन से लेती है ना, उसमें ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए। दैट्स वाई आप देखते हो बहुत सारे मिनिस्ट्रीज़ हैं, स्टेट गवर्नमेंट के वेबसाइट्स हैं, वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाते हैं टेंडर के रिलेटेड या फिर कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, ठीक है, ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे। बिडिंग चलता है तो गवर्नमेंट इन्फॉर्म करती है, ठीक है। तो ये सब बात है। अब बात करते हैं हाउ टू इंश्योर गुड गवर्नेंस, कि किस प्रकार से गुड गवर्नेंस हम इंश्योर कर सकते हैं। अब गुड गवर्नेंस को इंश्योर करना है तो पहली बात तो ये कि पार्टिसिपेशन होना चाहिए, या फिर यूँ कह सकते हो कि रेगुलर कम्युनिकेशन बिटवीन लॉ मेकर्स एंड देयर कंस्टिट्यूएंट्स, यानी कि लॉ मेकर्स एंड डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। साथ ही साथ ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड को चेंज करने की ज़रूरत है। जैसे रेड टेपिज्म जैसी चीज़ें जो हैं इसको अवॉइड करने की ज़रूरत है। इनोवेटिव सॉल्यूशंस लाने की ज़रूरत है, ठीक है। एंड जो आपके ब्यूरोक्रेट्स है ना, वो आपके ग्राउंड, या फिर यूँ कहते हैं ना, ग्राउंड वर्क पर ज़्यादा फोकस करें। अलॉन्ग विथ प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप होने चाहिए और ट्रांसपेरेंट डिसीजन मेकिंग सिस्टम, यानी कि जो भी डिसीजन लिए जाने चाहिए वो प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी मैनेज रहे, उसमें मेंटेन रहे, ठीक है। अलॉन्ग विथ इनकरेजिंग द यूज ऑफ RTI, तो कैसे इनकरेज किया जाएगा? तो ये तो अवेयरनेस के ही माध्यम से होगा। साथ ही साथ पेंडेंसी को रिड्यूस करें RTI के अंतर्गत। अभी हमने देखा 2.2 लाख केसेस पेंडेंसी है, तो वैसा इतनी ज़्यादा पेंडेंसी, एक तो कोर्ट में भी पेंडेंसी है, RTI में भी पेंडेंसी है, तो जाहिर सी बात है ये अकाउंटेबिलिटी को डाइल्यूट करता है।
क्योंकि अब ये पेंडेंसी कब जाकर रिजॉल्व होगी कोई ठिकाना इसका नहीं है। उसके बाद रेस्पॉन्सिव हो, है ना, कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन मांगी गई आरटीआई एक्ट के तहत तो पता चला कि वो 500 साल बाद दे, तो ये तो भाई साहब इनफिशियंसी हो गई ना। या फिर कोई बिजनेस के लिए परमिशन लेनी है, लाइसेंस लेनी है, तो 400 साल बाद मिलेगी, तो ये क्या आपकी दिक्कतें कर देगी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, और इससे आपका बहुत सारे सेक्टर्स प्रभावित हो जाएंगे। आप सोचो, बिजनेस परमिशन लेनी है, उसमें 50 साल लगा दिया जाए उसको देने में, तो आप सोचो इसका इम्पैक्ट कितने सेक्टर्स पर होगा। इसका इम्पैक्ट आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी पर होगा, एम्प्लॉयमेंट पर होगा, ठीक है, पीपल पर होगा, पीपल के इनकम पर होगा, ठीक है, साथ ही साथ लिविंग स्टैंडर्ड पर होगा, है ना। तो ये सब आपको लिंक करने की ज़रूरत है। उसके बाद पब्लिक अकाउंटेबिलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर इंश्योरिंग गुड गवर्नेंस, ठीक है। और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, चाहे वो वर्टिकल अकाउंटेबिलिटी हो, हॉरिजेंटल अकाउंटेबिलिटी हो। वर्टिकल अकाउंटेबिलिटी मतलब जैसे हायर अथॉरिटी टू लोअर अथॉरिटी, और हॉरिजेंटल मतलब आपका सिमिलर ऑफिशियल्स, है ना। तो ये हो गया आपका वर्टिकल अकाउंटेबिलिटी और हॉरिजेंटल अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। उसी प्रकार से आप हमें बताओ वर्टिकल रिजर्वेशन और हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में क्या अंतर है, ठीक है। आपने सुना होगा, आपने आर्टिकल्स पढ़ते होंगे न्यूज़पेपर के, ठीक है। साथ ही साथ सतर्क भारत समृद्ध भारत पर डिस्कशन होना चाहिए, है ना। Along with जो सिटीजन चार्टर, ये अच्छे से पॉइंट याद रखना, है ना। हमेशा जहाँ पर आपको गुड गवर्नेंस की बात आएगी, ठीक है, तो ये दो चीज़ें याद रखना, सिटीजन चार्टर का कंपलसरी इन्फोर्समेंट हो। सिटीजन चार्टर हम आगे बताएंगे आपको, बेसिकली एक प्रकार से कमिटमेंट होते हैं कि आप हमारे साथ जुड़िए, या फिर गवर्नमेंट का भी अपना सिटीजन चार्टर हो सकता है, ठीक है, किसी सर्विस को लेकर, कि अगर आप हमसे ये सर्विसेज लेते हैं तो आपको टाइमली सर्विसेज डिलीवर कर दी जाएंगी। अगर कोई डिस्प्यूट आता है तो टाइमली डिस्प्यूट रिजोल्यूशन हो जाएगा, है ना, राइट टू डिग्निटी मेंटेन होगी। ये सब कुछ कमिटमेंट्स किए जाते हैं, ठीक है। तो जब ये सब कमिटमेंट को फुलफिल की जाएगी तो जाहिर सी बात है गुड गवर्नेंस प्रमोट होगा ही होगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया कंपलसरी इन्फोर्समेंट ऑफ सिटीजन चार्टर एंड सोशल ऑडिट। सोशल ऑडिट के बारे में हमने आपको बता ही दिया है, ठीक है। जैसे आपका आई थिंक कि मनरेगा में सोशल ऑडिट को इनेबल किया गया है ना। जो आपके बेनिफिशियरीज है उनसे ही पूछा जाएगा कि आपको बेनिफिट मिली, ठीक है, उस हिसाब से आपका अकाउंटेबिलिटी फिक्स करी जाएगी। तो होप यू अंडरस्टूड ऑल दीज इशू। हमने आपको ग्रेट डिटेल से ये सारे टॉपिक कवर करवा दिए हैं। उसके बाद हम चलेंगे अगले दिन या फिर द डेज आफ्टर डे मेजर इनिशिएटिव्स क्या लिए गए टू प्रमोट गुड गवर्नेंस। वैसे तो आपको ही पता होगा, आरटीआई एक्ट पास किया गया, ई गवर्नेंस चलता है आपका, माई गव प्लेटफॉर्म ले लो, या फिर जो भी आपके डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव ले लो, ठीक है। ये सब आपके चीज़ें चलती है अलॉन्ग विथ कुछ अनदर स्टेप्स जो लिए गए हैं। तो इंडेक्स प्रिपेयर करना, क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये सब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। वैसे इस टॉपिक को कवर कर ही लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे आपके रोल ऑफ पीआरआईज इन ब्रिंगिंग गुड गवर्नेंस, ठीक है। तो आरटीआई इंफॉर्मेशन, ये हमने आपको बताया ना, आरटीआई एक्ट पास किया गया था 2005 में, और ये कहीं ना कहीं इंडियन डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा अचीवमेंट था, बिकॉज लोगों को एम्पावरमेंट का अधिकार मिल गया। कैसे वो इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हैं गवर्नमेंट से, ठीक है, रिगार्डिंग एनी गवर्नमेंट वर्क, ठीक है। तो आरटीआई एक्ट के माध्यम से one can examine, audit, review, assess the government works and decisions to ensure कि वो जो काम किए गए, एक्शन लिए गए, वो पब्लिक इंटरेस्ट में है या नहीं है, इंटीग्रिटी मेंटेन की गई या नहीं, जस्टिस हुआ या नहीं, ठीक है, जानकारी ली जाती है। आप भी आरटीआई फाइल कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, ठीक है। तो जब भी आप इन्फॉर्मेशन लोगे तो यानी कि आप अवेयर हो, यानी कि आप जो है गवर्नमेंट से सवाल पूछ रहे हो, ठीक है। साथ ही साथ ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हुआ है, बिकॉज greater accessibility of the citizen to the information, and that will be representing the more responsiveness of the government to the community, and openness promote हुई है, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन में। एंड ये भी बात है, आरटीआई एक्ट के तहत ये भी प्रोविजन होती है कि जो मिनिस्ट्री है या फिर गवर्नमेंट है वो खुद से ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दे, जनता को मांगने की ज़रूरत नहीं पड़े। इसलिए
जो मिनिस्ट्री के वेबसाइट में आप देखते होंगे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद रहती है, ठीक है। इसके बाद ई गवर्नेंस के क्षेत्र में बहुत सारे काम हुए हैं। डिजिटल इंडिया का जो इस्तेमाल किया गया है ना, तो इसके माध्यम से यानी कि जो आपके इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उसके इस्तेमाल से गवर्नमेंट डिजिटल सर्विसेज, उमंग ऐप आप देख लो, है ना, उमंग ऐप पर बहुत सारे सर्विसेज ऑफर की जाती है। साथ ही साथ वेरियस स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने राज्यों में सर्विसेज ऑफर करती हैं डिजिटली, तो ये सब भी है आपका। एंड सम ऑफ द इंस्टीट्यूशनल मेजर्स जो लिए गए हैं टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नेंस, जैसे आपका पब्लिक सर्विसेज बिल है, सिटीजन चार्टर, ये तो हमने देखा ही है ना, सिटीजन चार्टर 1997 से ही आ गई थी। उसके बाद ई गवर्नेंस है, ई भूमि है, ई भूमि लैंड रिलेटेड एस्पेक्ट्स को डील करता है। ई चौपल है, ई प्रोक्योरमेंट है कि प्रोक्योरमेंट इलेक्ट्रॉनिकली हो यानी कि आपका डिजिटल सर्विसेज के माध्यम से हो। अब प्रोक्योरमेंट अगर इलेक्ट्रॉनिकली होती है तो जाहिर सी बात है मोर ट्रांसपेरेंसी होगी, पता रहेगा कि हाँ क्या कुछ इवेंट चल रहा है। साथ ही साथ वी हैव द सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, ठीक है, जो हम ई गवर्नेंस में देखने वाले हैं। अदर स्टेप जो लिया गया है टू गुड गवर्नेंस, तो एक तो गुड गवर्नेंस इंडेक्स निकाला जाता है, ठीक है। तो ऐसे में पता चलेगा कि जो स्टेट्स हैं, वेरियस स्टेट्स, वो गुड गवर्नेंस में कौन कितने अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, है ना, और किसको और अच्छा परफॉर्म करने की ज़रूरत है। एक प्रकार से कंपटीशन का माहौल चलता है, ठीक है। और अगर वीक गुड गवर्नेंस है तो वो स्टेट सुटेबल स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट कर सकती है, गवर्नेंस इंप्रूव कर सकती है, ठीक है। उसके बाद क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म्स लाए गए हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगभग 1500 ऑब्सोलीट, जो काफ़ी ज़्यादा पुराने और नॉन यूजेबल लॉज रूल्स थे, उसको ख़त्म कर दिया, तो दैट ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी इंप्रूव हो, ठीक है। साथ ही साथ ई फायर, फायर नहीं है, ई एफ आई आर फाइल करने की भी प्रोविजन चल रही है, ठीक है, ये यूज कर सकते हैं फाइलिंग ई एफ आई आर, ठीक है। साथ ही साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए आप देख सकते हो गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा लेजिस्लेशन से लेकर आ रही हैं, जैसे ये जो आपका क्या निकल कर है, आपका इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी एक्ट है, या फिर आपका कम समय में आपका प्रपोजल क्लियर कर देना, ठीक है, ये सब बात है। या फिर आप देख सकते हो ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक है, प्रगति यानी कि प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, साथ ही साथ डिजिटल इंडिया मिशन। तो ये सब आसान चीज़ें हैं, ऐसा नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा। होप यू अंडरस्टूड ऑल दिस इशू, मैंने आपको एक क्लियर कट तरीके से बता दिया है, गवर्नेंस का मतलब बता दिया है, गुड गवर्नेंस का मतलब बता दिया है, कैसे गुड गवर्नेंस को अचीव किया जा सकता है, क्या वीकनेसेस है इन अचीविंग गुड गवर्नेंस, इन सब मुद्दों पर हमने बात की। बस आपका कोऑपरेशन ज़रूरी है, शेयर करते रहिए फ्रेंड सर्कल में, हम इसी प्रकार से आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे और आपकी मदद करते रहेंगे, आपकी तैयारी में मदद करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। कहाँ तक हमने ख़त्म कर दिया? आई थिंक कि 36 पेजेस हमने ख़त्म कर ही दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक विल बी रोल ऑफ पीआरआईज इन ब्रिंगिंग गुड गवर्नेंस। तब तक आप पीआरआईज के चैप्टर पढ़ लेना लक्ष्मीकांत से, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है, पीआरआईज। तो फ्रेंड थैंक यू मच।